सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम का नॉक स्पैशल लैके हाजिर हाँ। दोस्तों, जिथे देश दे विच इस वक्त काफ़ी हालात जिहड़े ने वो चिंताजनक बने हुए ने, इन्हां हालातां दे विचाले किसानां दे मसले भी अहम ने। पिछले दिनों दे विच बहुत सारियां चीज़ां इदां दीयां वापरियां जिन्हां नूं लैके किसानां दे नाल गलबात करनी अहम हो जाती है। जिस तरीके नाल हुण भी कई मसले जिहड़े ने वो चर्चा दे विच ने, नाल दी नाल जिस तरीके नाल पानी का मसला छिड़िया होया, जिस तरीके नाल इस वक्त एक बड़ा अहम मसला निकल के सामने आ रहा, जिस दे बारे अज सुखपाल सिंह खैरा ने भी गलबात की कि किस तरीके नाल किसानां नूं जिहड़ी MSP देण दी लगातार चिंता प्रगट की जा रही है, उत्ते इतराज़ जताए जा रहे हैं। पर उही चीज़ां ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कई ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ देखते हैं उन्हां ते किवें उन्हां दे रेट आसमानी छू रहे हैं, तो की सरकारां दी नज़र उहदे ते नहीं हैगी। पर नाल दी नाल ये भी समझना जरूरी है कि जिस तरीके नाल इस वक्त एक किसानां दा संघर्ष जिहड़ा सीगा जिसनूं सरकार ने अपने हिसाब दे नाल खत्म कीता है, पर दूजे पासे की गलबात दा सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरीके नाल देश दे विच इस वक्त हालात वख-वख तरीके दे बने हुए ने, उन्हां हालातां दे विच की संघर्ष किसानां दा किस रूपरेखा दे विच रहेगा जां की उहदा अगला आउण वाला टीचा रहेगा। तमाम मसले ते गलबात करनी साडे नाल किसान आगू अभिमन्यु कोहाड़ जुड़े ने। कोहाड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, सत श्री अकाल। कोहाड़ साहब, सब तो पहला मैनूं लगदा कि इस मसले ते गल करनी बड़ी जरूरी हो जाती है जदों देश दे विच इदां दे हालात बने हुए ने। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान इस पूरे माहौल ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ समझ रहे हैं? देखो, मुझे लगता है कि जो 22 अप्रैल को ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, बैसरान वैली में, वो बड़ा दुखद है। जिस तरीके से निहत्थे और निर्दोष नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसकी बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए और दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है। और बाकायदा जब हमारे फोरम की मीटिंग हुई थी तो हमने मांग भी करी थी सरकार से कि सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करे और जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा, लेकिन हमने एक चीज और देख रहे हैं। उस आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से खासकर कश्मीरी मुसलमानों के साथ अन्य राज्यों में जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी भी हम सख्त आलोचना करते हैं, क्योंकि कश्मीरी लोग हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। अक्सर हम नारा देते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक हम सब एक हैं। और जब हम सब एक रहेंगे, जब हम जाति धर्म अक्षेत्र से ऊपर उठ के जब हम एकजुट रहेंगे, तभी हम इस आतंकवाद रूपी सांप का फण कुचल सकते हैं। अगर हम जाति धर्म अक्षेत्र के नाम पे बट जाएंगे तो उसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाने अनजाने में उन्हीं आतंकवादियों का एजेंडा सफल कर रहे होंगे जिन आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया, क्योंकि वो आतंकी भी देश के लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटना चाह रहे हैं। और अगर कोई जाने अनजाने में उसी दिशा में चलते हुए अपने ही देश के लोगों को धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत काम होगा और उसकी भी हम सख्त तौर पे आलोचना करते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये आतंकी हमला हुआ उससे 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान की आर्मी चीफ मुनीर की भी एक स्टेटमेंट आई थी। एक प्रोग्राम में वो बोल रहे थे, वहां वो 2 नेशन थ्योरी का जिक्र कर रहे थे, वहां वो हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रहे थे। तो इसीलिए इन सारे हालातों को देखते हुए यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति इस हालात में अपने ही देश के लोगों को जाति धर्म या क्षेत्र के आधार पर टारगेट करेगा, तो वो सरासर गलत कर रहा होगा और वो एक तरीके से गलत एजेंडे का जाने अनजाने में समर्थन कर रहा होगा। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं। उन कश्मीरी लोग वो हमारे भाई हैं। उन्होंने भी, आप इतिहास पढ़ के देखिए, उन्होंने भी देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जब 1947 में जब देश को आजादी मिली और देश का दुखद बंटवारा हुआ, जो बंटवारा नहीं होना चाहिए था, तो उस समय जब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी कबाइलों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था, तो उस समय भारतीय सेना जब वहां पहुंची और भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को पीछे धकेला, तो उस समय एक बहुत सीनियर रैंक के अधिकारी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशहरा में शहीद हुए थे। उनको उसके बाद महावीर चक्र भी दिया गया था। और उसी समय कश्मीरी नौजवान था मकबूल शेरवानी, जिसके बारे में पूरे देश को मालूम होना चाहिए। मकबूल शेरवानी बहुत ही सेक्युलर सोच के नौजवान थे। 1944 में जब मोहम्मद अली जिन्ना वहां भाषण देने गए हुए थे बारामूला में, तो मकबूल शेरवानी ने मोहम्मद अली जिन्ना का भाषण बीच में रुकवा दिया था, उनकी सभा बीच में रुकवा दी थी, क्योंकि मकबूल शेरवानी ने कहा था कि वो 2 नेशन थ्योरी और वो मुस्लिम लीग के कंसेप्ट के सरासर खिलाफ है, ऐसे कंसेप्ट के वो सरासर विरोधी हैं। तो जब 1947 में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला किया और वो बारामूला तक पहुंच गए थे, तो उस समय GPS या गूगल मैप तो होते नहीं थे। तो वहां जब मकबूल शेरवानी से उन पाकिस्तानियों ने पूछा कि भाई श्रीनगर एयरपोर्ट जाने का रास्ता कौन सा है,
तो मकबूल शेरवानी जानबूझ के उनको गलत रास्ते पे ले गए और 2 दिनों तक उनको जंगल में गलत रास्ते पे भटकाते रहे, क्योंकि उनको पता था मकबूल शेरवानी को कि अगर ये एक बार पाकिस्तानी लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो इनको वापस धकेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो 2 दिन का समय मिला, उस समय तक सबसे पहले सिख रेजिमेंट वहां पे लैंड करी, उसके बाद अन्य रेजिमेंट लैंड करी और उसके बाद पाकिस्तानियों को पीछे धकेला गया। जब पाकिस्तानियों को यह एहसास हुआ कि मकबूल शेरवानी ने उनको जानबूझ के मूर्ख बनाया, जानबूझ के बेवकूफ बनाया, तो बारामूला में मकबूल शेरवानी को बाकायदा मकबूल शेरवानी की आंखों में गोली मारी गई, उनके सर में गोली मारी गई, उनके पैरों में गोली मारी गई और उनकी पवित्र शरीर वहां पे टांग दिया गया। और आज भी मैं आपको बताऊं, बारामूला में जब आप जाएंगे, मैं खुद वहां गया हूं, मैं काफी कश्मीर जाता रहता हूं, वहां पे किसानों से भी लगातार मिलते हैं, सेब के किसानों से, तो आप देखेंगे बारामूला में बाकायदा मकबूल शेरवानी मेमोरियल भी बना हुआ है, मकबूल शेरवानी जी के नाम से ऑडिटोरियम भी बना हुआ है और बाकायदा सेना और प्रशासनिक अधिकारी और अन्य पॉलिटिशियन हर साल उनके शहादत दिवस पर उनको नमन भी करते हैं। तो वो राहत इंदौरी जी का शेर है ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सबने मिलजुल के भारत को यहाँ तक पहुंचाया है और सब मिलजुल के भारत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जो वो तथाकथित जो फर्जी देशभक्त बनते हैं और लोगों को जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर टारगेट करते हैं, उसकी भी हम सख्त आलोचना करते हैं और फिर पुनः सरकार से ये मांग करेंगे कि जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 से 28 लोगों की बड़ी दुखद मृत्यु हुई है, उस आतंकी हमले की जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कोहर साहब, एक जिक्र इत्थे करना जरूरी हो जाता कि जिस तरीके नाल असीं तुहाडे किसान अंदोलन का जिक्र कर लीए, सरकार ने उठा दिता सीगा, पर हुण जिस तरीके नाल असीं जिक्र भी कर रहे हैं कि जंग वर्गे हालात ने, हालांकि अगे की हुंदा किसी नूं नहीं पता क्योंकि सरकारां ने अपनी कूटनीतिक तरीके के हिसाब दे नाल अगे वधना हुंदा है, पर इन्हां हालातां दे विचाले भी किसानां दीयां गतिविधियां चल रही ने। किसान की कर रहे हुण, संघर्ष किस तरीके नाल होना है, 4 मई की बैठक भी हैगी है, उसकी की तैयारी है, की रणनीति हैगी है, जां जिस तरीके नाल इस वक्त माहौल बनया होया किसान इहदे विच भी अपणियां मीटिंगां कर रहे हैं जां किस तरीके नाल अगली रणनीति उलीक रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज देश की सरहदों पर तैनात हैं जो जवान, वो भी किसान परिवारों के ही बेटे हैं, वो भी किसान परिवारों से ही बिलोंग करते हैं। तो देश के अंदर पूरे देश का पेट भरने का काम करता है और बॉर्डर पे किसान परिवारों के बेटे जवान ही वहां पे देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन दुख बड़ा इस बात का होता है कि वो जवान जब 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पे लेके आंदोलन करते हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सन, तो उनकी मांगों को सुना नहीं जाता। जब किसान अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं तो उनको आतंक, खालिस्तानी, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या कह के उनको बदनाम किया जाता है, उनकी मांगों को भी पूरा नहीं किया जाता। आप सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे, हमारे देश के लोकतंत्र में कहा जाता है कि संसद सबसे सर्वोपरि है, संसद सबसे ऊपर है। तो अभी कुछ दिन पहले जब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अनशन चल रहा था, तो उस समय संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, जो स्थायी समिति थी कृषि के ऊपर, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल थे और मेजोरिटी एमपीज थे वो बीजेपी के थे, तो उस कमेटी ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट दी और वो 6 वॉल्यूम की रिपोर्ट है। पहली वॉल्यूम के पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7 में उस कमेटी ने साफ साफ लिखा कि देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उस रिपोर्ट को अब तक लागू नहीं किया। मुझे आज तक ध्यान है कि जब 20 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद में एंट्री कर रहे थे, तो संसद की सीढ़ियों के सामने लेट गए थे और उन्होंने कहा था कि संसद मेरे लिए धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय है और संसद की हर भावना का मैं सम्मान करूंगा, सत्कार करूंगा। तो माननीय मोदी जी, आज वही संसद जिसको आप धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय बता रहे थे, उसी की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। कई महीने हो गए उस रिपोर्ट को आए हुए, लेकिन आप उस कमेटी की रिपोर्ट को भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका भी सत्कार नहीं कर रहे हैं। तो क्या, या तो आप ये कह दीजिए कि आपकी सरकार अपने आप को संसद से भी ऊपर मानने लगी है, या तो आप ये कह दीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप संसद की उस कमेटी की रिपोर्ट का सम्मान कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। और देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारी बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग चल रही थी, 19 एमएसपी के ऊपर पूरी विस्तृत चर्चा हुई। उससे पहले वाली बैठक में हमारे से एमएसपी के विषय पे कुछ डाटा मांगा था केंद्र सरकार के मंत्रियों ने, तो सरकारी पोर्टल से ही, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से ही वो डाटा उठा के हमने 10 मार्च को सरकार को मुहैया करा दिया था वो डाटा। उसके बाद 19 मार्च को बड़े विस्तृत तरीके से उस पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री जी ने 3-4 पॉइंट्स गिनवाए। कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमने आपके सारे डाटा को स्टडी किया और उसको स्टडी करने के बाद हमारे मन में 3-4 सवाल हैं।
तो उन्होंने वो सवाल हमारे सामने रखे, उन्होंने कहा कि आप इनका हल करने का प्रयास कीजिए। हमने कहा कि भाई हमारे अनुसार तो ये कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी आप इन पे सोचिए और हम 4 मई को अगली बैठक करेंगे। लेकिन जैसे ही वो हम बैठक करके बाहर निकले, मीडिया से बातचीत करी, उसके बाद पुलिस फोर्स ने हमें घेर के और डायरेक्ट हमें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। मुझे लगता है कि ऐसा पूरी दुनिया के इतिहास में, दुनिया के आंदोलनों के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार बातचीत के लिए बुला रही हो और बातचीत से बाहर निकलने के बाद हमें धोखे से गिरफ्तार करके बंधक बना के जेल में भेज दे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस तरीके का भी किया गया। आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को पहले जालंधर लेके गए, वहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखा गया, उसके बाद पटियाला एक निजी हॉस्पिटल में ले आए। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने गिरफ्तारी के बाद पानी पीना भी छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे सभी साथियों को आप रिलीज नहीं करेंगे, मैं पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। और जब 27-28 मार्च को उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया और वो बोल भी नहीं पा रहे थे, तो उसके बाद हमारे सारे साथियों को रिलीज किया गया, हमें भी जेल से रिलीज किया गया। तो उसके बाद अभी 4 तारीख की बैठक की चिट्ठी आई है और मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि 4 मई की बैठक की चिट्ठी जब हमारे पास 26 अप्रैल को आई तो दोनों मोर्चों ने एक बात तय कर ली थी कि भाई पूरे देश के किसानों में गुस्सा है पंजाब सरकार के प्रति, और जिस तरीके से किसानों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला गया, धोखे से उनको बंधक बनाया गया, इस पूरी घटनाक्रम को लेके देश के किसान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से बड़े नाराज है। और देश के किसानों का मानना है कि ऐसा करके पंजाब सरकार ने किसानों के स्वाभिमान पर चोट मारने का काम किया है। इसलिए हमने केंद्र सरकार करी है एक पत्र भेज के कि 4 मई की प्रस्तावित बैठक में पंजाब सरकार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल ना हो। और उस चिट्ठी में हमने ये भी लिखा कि जिस तरीके से 19 मार्च को हमारे साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बढ़ती है, क्योंकि जब 19 मार्च को हम मीटिंग में आए थे तो हम केंद्र सरकार के लिखित न्योते पे आए थे, केंद्र सरकार के लिखित इन्विटेशन पे आए थे, और इसीलिए केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री तो ऐसा कुछ भी हमारे साथ ना हो। जी, पंजाब के मुख्यमंत्री तो ये कहते रहे कि मैं वकालत कर रहा अपने किसानों की, वकील बन के उन्होंने केंद्र सरकार के नाल मुलाकात करवा रहा। वो तो अपने वालों तुहाडे पक्ष नूं पूरदे होए कहंदे सीगे, नज़र आ रहे सीगे ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ? देखिए, एक कहावत अंग्रेजी में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो सरकार ने जो एक्शन लिया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू कि माननीय भगवंत मान जी क्या कह रहे हैं। उनके वर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका एक्शन है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि इसके लिए अकेली पंजाब सरकार नहीं, केंद्र सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि चलती हुई बातचीत के दौरान हमारे मोर्चों पे हमला एक्शन ना होता। एक ये भी चीज है के दौरान एक ये भी चीज़ है कि जिस तरीके नाल गलबात चल रही सी, मीटिंगां दा दौर चल रहा सी, तो उस विचाले एक्शन ना हुंदा तां चंगी गल सी, पर तर्क दिते जा रहे हैं कि पंजाब नूं नुकसान हो रहा सी, असीं पहलां भी कह चुके सीगे, तां वो चीज़ां अलग तरीके नाल चलदियां आ रहीआं ने। खौर साहब, इत्थे एक चीज़ समझनी जरूरी हैगी है, जिस तरीके नाल आपां किसानों का जिक्र करिए, किसान MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर दूजे पासे एक नवीं चीज़ जिहड़ी है पिछले दिनों के चर्चा के आई, सुखपाल सिंह खैरा ने भी वो मुद्दा चुक्या कि जिहड़ी किसान की फसल इस वेले कणक की गल कर रहे थे कि 2400-2500 रुपए के रेट के हिसाब नाल विक रही है, उही फसल महंगियां साइटां के उपर, एमाजोन वर्गियां साइटां के उपर उहदे रेट होर ने, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਟਾ, ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣੇ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਜ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ किसानों को MSP देने का फिक्र हैगा किसानों को? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने मीटिंग के दौरान भी सरकार के सामने एक बात रखी थी कि RBI की इन्फ्लेशन पे कुछ रिपोर्ट्स आई है। अभी हालिया समय में 2 रिपोर्ट्स आई हैं उनकी। पहली रिपोर्ट ये कहती है कि जो खासकर जो बागवानी वाले कृषि प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पेरिशेबल आइटम्स आ गए, सब्जियां हैं, सारी चीजें, उनका जो फाइनल रिटेल प्राइस एक कंज्यूमर पे करता है उसका मात्र 30% या 30% से भी कम प्रोड्यूसर को यानी किसान को मिलता है। यानी मान लीजिए कोई सब्जी या कोई फल अगर 100 रुपए का किसी ग्राहक ने खरीदा है तो उस 100 रुपए में से 30 रुपए से भी कम एक किसान को मिलते हैं। बाकी 70% कौन लेके जा रहा है? मिडिल मैन लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अनाज के ऊपर, जो ग्रेन्स के ऊपर इन्फ्लेशन की एक रिपोर्ट आई RBI की, वो ये कहती है
कि जो फाइनल रिटेल प्राइस जो एक कंज्यूमर पे करता है उसमें से प्रोड्यूसर को यानी किसान को मात्र 40 से 50% के आसपास ही मिलता है। ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कोई ग्रेन, कोई अनाज 100 रुपए का कोई कंज्यूमर खरीद रहा है, तो उसमें से लगभग 50 रुपए ही प्रोड्यूसर यानी किसान को मिलते हैं। बाकी 50 कौन ले जाता है? जो 6 महीने दिन रात मेहनत करता है, चिलचिलाती धूप में मेहनत करता है, बारिश में मेहनत करता है, गर्मी में मेहनत करता है, उसको 30 से 50% ही मिलता है। और जो उसको सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको अपने पास रखता है, वो 50 से 70% कमा जाता है। तो एक बहुत बड़ा मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, देखिए मोटी मोटी हमारे पास 3 फसलें हैं जिनकी खरीद एक तय कीमत पे होती है, खासकर उत्तर भारत की अगर हम बात करें। पीआर धान, गेहूं और गन्ना। गन्ने का एमएसपी नहीं होता, गन्ने का एफआरपी होता है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जोड़ के एसएपी बन जाता है, स्टेट एश्योर्ड प्राइस। तो इन तीनों चीजों की जो खरीद है वो एक तय कीमत पे होती है। पीआर धान का भी एमएसपी है, गेहूं का भी एमएसपी है। अब ये देखिए इन तीनों चीजों से प्रोड्यूस क्या होता है। पीआर धान से चावल प्रोड्यूस होता है, गेहूं से आटा प्रोड्यूस होता है, गन्ने से आपकी चीनी या गुड़ प्रोड्यूस होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा मार्केट में कि किसी महीने में अचानक से आटे के दाम बढ़ के 200 रुपए किलो हो गए हो, या फिर चावल के दाम बढ़ के 300 रुपए किलो हो गए हो, या फिर चीनी या गुड़ के दाम बढ़ के 250 रुपए किलो हो गए हो। एकदम से आपने कभी भी बढ़ते हुए नहीं देखा होगा। ये क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि इनकी खरीद एमएसपी पे होती है, एक तय प्राइस पे होती है, एफआरपी पे होती है, और उस पूरी सिस्टम के ऊपर मार्केटिंग बोर्ड की नजर रहती है, यानी सरकार की निगरानी में सारी पूरी खरीद होती है। लेकिन अब उन फसलों की बात करें जिनकी खरीद एक तय कीमत पे नहीं होती, एमएसपी पे नहीं होती, जैसे आप चाहे नींबू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी वो महीने उनकी कीमत बढ़कर 200 रुपए किलो हो जाती है, नींबू 250 रुपए किलो चले जाते हैं, प्याज 150 रुपए किलो हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी खरीद एक तय कीमत पे नहीं होती, उसकी खरीद की निगरानी मार्केटिंग बोर्ड नहीं करता। इसीलिए बड़े बड़े व्यापारी उसकी कालाबाजारी करके, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करके उसकी कीमत एकदम से बढ़ा देते हैं। किसान को टमाटर के मिलते हैं वही 2 रुपया किलो, लेकिन कंज्यूमर से लिए जाते हैं 100 रुपया किलो। तो इसलिए बहुत बड़ा ये इशू है, और इस इशू को एड्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए। तब देखिए हर कंज्यूमर को ये पता लग जाएगा कि भाई टमाटर के 1 किलो टमाटर के किसान को 15 रुपए मिले हैं। तो अगर कोई व्यापारी उसी टमाटर के कंज्यूमर से 50 रुपए ले रहा होगा, तो कंज्यूमर सवाल करने की स्थिति में होगा। कंज्यूमर पूछेगा कि भाई आपने किसान से ये खरीदे 15 रुपए किलो में, क्योंकि एमएसपी 15 रुपए का और एमएसपी गारंटी कानून लागू है, तो आप इसमें 2 रुपया 4 रुपया अधिक बढ़ा के आप 18 रुपया 19 रुपया 20 रुपए का बेच लीजिए। आप इसको 15 का खरीद के 50 का क्यों बेच रहे हो? तो जो कंज्यूमर की जो बार्गेनिंग पावर है वो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। इसीलिए जो ये पूरा ये बिचौलिया जो बीच का कमा रहे हैं, इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है एमएसपी गारंटी कानून। जी, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ नहीं कि जिस तरीके ਨਾਲ मैं एक ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, इधरले पासे सरकार ਨੂੰ नज़र करनी चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? देखिए अगर आप देखेंगे जो ये फ्री मार्केट के, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के जब ये कंसेप्ट अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में लाए गए, ये कंसेप्ट लाने से पहले 1970 1980s के डिकेड में जो एक फाइनल रिटेल प्राइस जो एक कंज्यूमर पे करता था, उसका 30 से 40% किसानों को, प्रोड्यूसर को जाता था। लेकिन जैसे ये ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंसेप्ट लागू हुए, उसके बाद उस फाइनल रिटेल प्राइस में से किसान को, प्रोड्यूसर को 10% या 10% से भी कम मिलने लगा। और बाकी जो बड़े बड़े वॉलमार्ट हैं, अमेजन है, या कारगिल, मोनसेंटो, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यही बीच का ये खाने लग गई। ये पूरा 70% 80% ये कमाई करने लगी। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू को एड्रेस करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल, बड़ी हैरान करने वाली गल होंदी है। एक पास जिवें तुसीं भी जिक्र करके हटे हो, प्रोसैसिंग के नाम पर बहुत सारा पैसा जिहड़ा हैगा वो इधर उधर कर लिया जाता। सरकार नूं इधरले पासे भी ध्यान देने की लोड़ है। गुहार साहब, एक बड़ा जरूरी चीज़ हो जाती है कि जो कोई मोर्चा चल रहा होवे, फिर वो मोर्चे नाल वक्-वक् आगू जुड़े होंदे ने। जो उही आगू उस मोर्चे ते सवाल खड़े करने शुरू कर दिंदे ने, तां बड़ी स्थिति जिहड़ी है नाजुक हो जाती है। तुहाडी जथेबंदी है, तुसीं 2 मुख जथेबंदियां ने उचेचे तौर पर जोर लाया होया सी, तुहाडा भी साथ रहा है, तुसीं उचेचे तौर पर डल्लेवाल साहब दे नाल रहे हो। इंदरजीत सिंह कोटबुड्ढा ते नाल दी नाल सुखजिंदर सिंह खोसा, उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए तुहाडे ते, कहंदे कि जिहड़ी जथेबंदी ते असीं भरोसा करके संघर्ष दे विच शामिल होए सीगे, उस जथेबंदी ने बहुत धक्केशाही की साडे नाल। मोर्चे दौरान बहुत सारा साडे नाल धोखा होया, पर असीं फिर भी वो बर्दाश्त कर रहे भी चलो किसानां नूं कुछ मिल जाए। पर कहंदे कि इत्थों तक भी चीज़ां गईयां कि दुੱਧ भी वेचिया गया जां होर रसद जिहड़ी आ रही सी वो भी वेची गई। बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने लाए। तुहाडी जथेबंदी ते खास करके डल्लेवाल साहब जां फिर पंधेर ग्रुप इस चीज़ नूं, इन्हां इल्ज़ामां नूं किस तरीके नाल देख रहा है इस वेले?
देखिए, जो ये आरोप लगाए गए हैं ये सत्य और तथ्य से परे हैं, ये हम्म। निराधार है, बेबुनियाद है। अगर साथियों के पास ऐसे उनके मन में कोई सवाल थे या कोई आरोप थे और उन आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत था, कोई प्रूफ था, तो उनको मीटिंग में रखना चाहिए था। अभी 24 अप्रैल को एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक हुई, 25 अप्रैल को एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की बैठक हुई। तो माननीय इंद्रजीत सिंह कोटमुंडा जी 24 तारीख की बैठक में आए, लेकिन वो हम्म। बीच में से ही बैठक छोड़ के चले गए। अब वो क्यों गए, उनको क्या काम था, क्या कारण था, उसका जवाब तो वही दे पाएंगे। जी। लेकिन उस बैठक में उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं रखी, उस बैठक में उन्होंने ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया। और जहां तक बात सुखजिंदर सिंह खोसा जी करें, वो तो पिछली 5-6 मीटिंगों से आ ही नहीं रहे हैं, मीटिंगों में भाग ही नहीं ले रहे हैं। आप हम्म। मेरी सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवा लीजिए, हर मीटिंग का न्योता मैंने पर्सनली सुखजिंदर सिंह खोसा जी को दिया है, लेकिन हम्म। सुखजिंदर सिंह खोसा जी नहीं आए किसी भी मीटिंग में। तो अगर उनके मन में, हमारे सम्मानित साथी है, उनके मन में कोई सवाल है, तो उन सवालों को वो विद प्रूफ, विद सबूत मोर्चे की मीटिंग में लेके आए, फोरम की मीटिंग में लेके आए। और यदि वो आरोप किसी के ऊपर साबित कर देते हैं तो हम्म। उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। फोरम जी। सबसे बड़ा है, आंदोलन सबसे बड़ा है, समाज सबसे बड़ा है। लेकिन खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, उन आरोपों को साबित भी करना होगा। और साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए, साबित करने के लिए सबूत चाहिए, चाहे कोई ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में वो दस्तावेज हो, वो सबूत चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो धक्केशाही या तानाशाही की बात है, देखिए, जब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, तो उसके बाद ये तय हुआ पूरे फोरम की, पूरे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक में, कि भाई डॉक्टरों के कहे अनुसार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को इन्फेक्शन होने का खतरा है, जी। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है। इसीलिए 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई, काका सिंह कोटला जी की, मेरी अभिमन्यु कोहाड़ की, और अपने सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी की। ये हम्म। 3 लोग ही डल्लेवाल साहब के पास जाके कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर कोई पत्रकार, कोई अधिकारी आ रहा होगा मोर्चे पे, उससे कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई डॉक्टरों की टीम आ रही होगी, उससे कोऑर्डिनेट करेंगे, और फिर ये पूरे फोरम में सारी बातें रख देंगे और पूरा फोरम फैसला ले लेगा। ये जो फैसला हुआ था, ये पूरे फोरम ने मीटिंग में सर्वसम्मति से किया था। माननीय इंद्रजीत सिंह कोटमुंडा जी के टेंट में ही हुआ था, इंद्रजीत सिंह कोटमुंडा जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ था। तो इसमें अब फिर कोई धक्केशाही या कोई तानाशाही की बात कहां से आ गई? और जो ये फैसला हुआ था, ये जो हमारा मीटिंग की मिनट्स को नोट करने वाला रजिस्टर था, उसके अंदर नोट किया हुआ है। वो जी। मीटिंग मिनट्स का रजिस्टर हम पब्लिक करने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां हम्म। तक बात रही दूध की और लंगर पानी की, देखिए, मोर्चे की आंदोलन की शुरुआत में आसपास के गांव से दूध आता था, उसके बाद दूध आना कम हो गया, तो फिर बाकायदा हमारे मोर्चे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक हुई और ये तय किया गया कि भाई हर दिन के अनुसार अलग अलग संगठनों की ड्यूटी लगाई जाए कि वो अपने पीछे से, अपने जिलों में, अपने गांव से दूध कलेक्ट करके आए, लेके आए, और मोर्चे पे दूध को बांटने का काम करें। जी। क्योंकि जो किसान वहां बैठे हैं, हर किसान को दूध देना, ताकि वो चाय बना सके, कॉफी बना सके, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसकी जिम्मेदारी संगठनों की है। हम्म। तो हर दिन के अनुसार अलग अलग संगठनों की ड्यूटियां लगी। तो हम भी लेके आते थे, कभी 2.5 क्विंटल जब हमारी ड्यूटी लगती थी, कभी 3 क्विंटल लेके आते थे। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का संगठन बड़ा है, तो जिस दिन उनकी ड्यूटी होती थी, वो 5-5, 6-6 क्विंटल दूध पीछे गांव से कलेक्ट करके लेके आते थे, और बाकायदा उसकी वीडियो एविडेंस मौजूद है, जी। बाकायदा वो पूरे मोर्चे पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इंद्रजीत सिंह कोटमुंडा जी ने कहा कि नहीं भाई, वो इस तरीके से नहीं करेंगे कि एक दिन पूरे मोर्चे के लिए उनका संगठन दूध लेके आए। उन्होंने कहा कि वो डेली अपने संगठन के लिए दूध खुद लेके आएंगे। तो उनका संगठन अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद जब मोर्चे पे दूध आता था, तो सभी लंगरों में बाकायदा इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। उसकी वीडियो मौजूद है, वहां जो पत्रकार रहते थे वो भी इस चीज के गवाह है, वो सारी चीजें चेक की जा सकती हैं। किस दिन कितना दूध आया, उसका भी एक एक चीज का हिसाब किताब है। और बाकायदा हम अपने मोर्चे की रिव्यू मीटिंग करके, दोनों मोर्चों की रिव्यू मीटिंग करके, वो बाकायदा जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, एक एक पैसे का पूरा हिसाब है, जी। वो पूरा बाकायदा हिसाब करके, दोनों मोर्चों की मीटिंग करके, एक दिन तय करके, बाकायदा पूरे देश के सामने, पूरी जनता के सामने वो हिसाब किताब रखेंगे। बड़े पारदर्शी ढंग से, बड़े ईमानदारी से आंदोलन लड़ा गया है, और सारी चीजें हम जनता के सामने लेके आएंगे, और उसके बाद जनता ही सारी चीजों का फैसला कर सकती है। और मैं अंत में ये जरूर कहूंगा, अगर हमारे साथियों के मन में अब भी कोई सवाल है, कोई आरोप है, तो सबूत और प्रूफ लेके आए। जब रिव्यू मीटिंग होगी उसमें अपनी बात को साबित कर दें, और अगर वो किसी के ऊपर आरोप साबित कर देते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। खाली ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने से, निराधार आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मैं डल्लेवाल ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਹੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ,
ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ डिफेंड कर रहे हो? देखो, वो हमारे सम्मानित साथी हैं, लेकिन अगर वो फैक्चुअल बात करें, अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो पूरे देश के किसानों के ऊपर 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया कि अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो पूरे देश के किसानों के ऊपर 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो आप मुझे बताइए, क्या आंदोलन में 16 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो गया? इतना तो हमारा कृषि का बजट भी नहीं है साल का जी। तो इस तरीके का बयान, इस तरीके की कंपैरिजन करना, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो हास्यास्पद है, फैक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट है। एक बात। दूसरी बात, जैसे 2020-21 के आंदोलन में एक समाज के सभी तबकों का, सभी वर्गों का पूरा बड़ा सहयोग आया था, चाहे वो राशन पानी के तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, उस तरीके से अब की बार नहीं आया जी। और अब की बार तो हर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी लगी है बीच में, साउंड का खर्चे के लिए, पैसे की व्यवस्था करने के लिए, माइक का व्यवस्था करने के लिए, लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए, बाकायदा लगभग 10 लाख के आसपास तो संगठनों ने अपने आप से कलेक्ट करके पूरा खर्चा किया है। उसका भी हम जो पूरा रिकॉर्ड है वो हम सारा सबके सामने रख देंगे। हर संगठन की ड्यूटी लगी थी हमारे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के अंदर कि भाई इतना इतना आपको देना है, तो सबने, हर संगठन ने भी पे किया है। तो बाहर से कोई, मतलब समाज के अन्य तबकों से कोई ज्यादा सहयोग आया, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जगदीश सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू होने के बाद समाज के अलग अलग तबकों का बड़ा राशन का सहयोग आया, किसानों की तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग भी आया, और कुछ और भी लोगों का जो सहयोग आया अलग अलग तबकों का, वो सारे का सारा हम बिल्कुल एक पैसे का हिसाब है, और वो सारा हम बाकायदा रिव्यू मीटिंग करने के बाद वो सारा पूरे देश के सामने रख देंगे। मुझे बताइए, किसी भी चीज का हिसाब किताब तभी रखा जाएगा ना जब पहले उसका रिव्यू हो जाएगा जी। कभी कोई भाई कमी ना बची हो तो रिव्यू मीटिंग करके सबके सवालों का सवाल जवाब करके उसके बाद उसको बिल्कुल पूरा पब्लिकली रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे, पूरे जनता के सामने रखेंगे। मैं आपको कह दूं कि बिल्कुल जी। आखिरी सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਘੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक पूछा था प्राप्ति क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आंदोलन शुरू होने से पहले शहरी लोगों के मन में सवाल था, व्हाई एमएसपी लॉ, एमएसपी कानून क्यों? अब सवाल है, हाउ एमएसपी लॉ, एमएसपी कानून कैसे बढ़ेगा, यानी क्यों से कैसे में बदल गया। और इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दबाव में, जैसा मैंने पहले कहा, पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की संसद में, जिसमें कहा गया कि, और सर्वसम्मति से कहा गया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। आज एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा देश के हर किसान की जुबान पे है, देश के हर किसान के घर में उसका डिस्कशन हो रहा है। इसी चलते आंदोलन के दौरान 20 फरवरी 2024 को पूरे देश में गन्ने का एफआरपी 20 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। इसी चलते आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दबाव में भारत सरकार ने गेहूं और धान के अलावा 6-7 अन्य फसलों को भी एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया, जबकि हमारी मांग है 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी जाए। तो सरकार अभी 7 तक पहुंची है, हमारी डिमांड है 23 तक जाना चाहिए। तो इसी चलते आंदोलन के दौरान बहुत सारी प्राप्तियां हुई है। रिव्यू मीटिंग करने के बाद पूरी प्राप्तियां क्या हुई उसके ऊपर भी सारी बातें रखेंगे। अभी हमने ये कहा है कि भाई 4 तारीख की बैठक में पंजाब सरकार का कोई प्रतिनिधि भाग ना ले। अगर वो भाग लेते हैं तो फिर हमारे लिए बैठक में भाग लेना संभव नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से हो, और हमारा मानना है कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से ही संभव है, और हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहे हैं। आज भी तैयार है, कल भी तैयार थे, आगे भी तैयार रहेंगे। लेकिन हमने बड़ा विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया है कि जिन लोगों ने बड़े धोखे के साथ किसानों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया, कृपा करके वो इस मीटिंग का हिस्सा ना। जी कोहार साहब, बहुत शुक्रिया, तुसीं सਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, बहुत धन्यवाद तुहाडा। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।